65 वर्षीय माधव प्रसाद अपने कमरे में रखी आराम कुर्सी पर बैठे गहरी उदासी के साथ छत को निहार रहे थे। सुबह के 4 बजे थे तब। बैठे हुए वे खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर से रात भर ये कमबख्त नींद नहीं आई। जाने कहां रूठ कर बैठ गई है। कभी वो भी दिन हुआ करते थे जब पूरा दिन काम करके जिस्म थककर चूर हो जाता था, पर रूह में सुकून था। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद अपने आगोश में ले लेती थी, मालूम भी नहीं पड़ता था। और अब तो लगता है जैसे दुनिया का सबसे फालतू इंसान ही मैं हूं। माधव जी कुर्सी से उठकर पूरे घर में टहलते हुए घर का एक एक कोना देखने लगे। घर बहुत बड़ा था, विशाल। ऊंची छतें, चौड़े हॉल, मखमली सोफे, संगमरमर का फर्श, सब कुछ था। नहीं थी तो बेटे बहुओं की हंसी, पत्नी की मीठी झिड़कियां और पोते पोतियों की शरारतें। वो सब तो बस उनकी यादों में ही रह गया था। पूरे घर में चक्कर लगाकर वापस अपने कमरे में लौटे तो गला भर आया। धीमे स्वर में गुनगुनाने लगे, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही। हर एक लफ्ज के साथ उनकी आवाज टूटती गई और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। फिर पलंग के पास रखी तस्वीर को देखते हुए सिसक पड़े, तुम्हारे बिना ये जिंदगी बोझ लगती है कौशल्या। कौशल्या उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगिनी, जिनके बिना यह घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा भर रह गया था। 1 साल हो गया था उसे गए हुए। उसके जाने से इस घर की आत्मा ही चली गई थी। वो घर जहां कभी खुशियों की महफिल सजी रहती थी, उस घर में घोर सन्नाटा पसरा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ भीतर तक उतर जाता। परंतु सन्नाटे की एक अजीब सी आदत होती है, वह धीरे धीरे इंसान को निगल जाता है। माधव जी का जीवन भी अब इसी सन्नाटे की गिरफ्त में था। दिन रात सोच में डूबे रहते, आंखें दीवारों पर टिक जाती, मगर देखती कुछ नहीं। नींद से तो लुकाछिपी चल ही रही थी उनकी। इस अथाह अकेलेपन में केवल एक व्यक्ति उनके पास था, श्याम। वो सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि माधव जी की टूटती हुई हिम्मत का एकमात्र सहारा था। उसने घर की रसोई भी संभाली थी और अपने मालिक को भी। वह उनकी खामोशी को पढ़ सकता था, उनकी अनकही पीड़ा को महसूस कर सकता था। लेकिन अब श्याम देख रहा था कि बाबूजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। अकेलापन एक धीमे जहर की तरह उनके शरीर और मन दोनों को खोखला कर रहा था। खाने की थाली यूं ही छोड़ दी जाती, दवाइयां वैसी की वैसी मेज पर पड़ी रहती। एक दिन जब उसके लिए माधव जी की आंखों में पसरे शून्य को देखना असहनीय हो गया, तो श्याम हिम्मत करके उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारी हालत को समझा और फिर श्याम को अकेले में कहा, इन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, इनकी असली बीमारी अकेलापन है। ये वो जख्म है जो बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। इन्हें अपनों के साथ की जरूरत है। हंसी, मजाक, बातचीत, किसी का प्यार भरा स्पर्श। इन्हें इस घर की कैद से बाहर निकालो, वरना यह खामोशी इन्हें निगल जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर श्याम समझ गया कि इस मर्ज का इलाज उसके पास नहीं है। उसने तुरंत माधव जी के बड़े बेटे का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने छोटे बेटे को फोन मिलाया। हाँ श्याम, दूसरी तरफ से आवाज आई, जिसमें कोई अपनापन नहीं था। श्याम ने उन्हें माधव जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। आप लोग कुछ दिन के लिए आ जाते या उन्हें अपने साथ ले जाते तो? हम देखता हूं श्याम, बहुत काम है अभी, रखता हूं। फोन कट गया। अगले कई दिनों तक श्याम ने न जाने कितनी बार फोन किए। हर बार वही जवाब मिलता, देखते हैं आते हैं। लेकिन न कोई आया, न किसी की आवाज दोबारा सुनाई दी। उस दिन श्याम को एहसास हुआ कि जिस परिवार को माधव जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी परिवार के लोगों के लिए वो पराये हो चुके थे। हारकर एक दिन श्याम ने फिर से दोनों बेटों को फोन मिलाया और अपनी बात दोहराई। इस बार दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला सुना दिया, पिताजी की देखभाल तो हम नहीं कर पाएंगे, उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा दो, वहां उनके जैसे और भी लोग होंगे, मन लग जाएगा। श्याम के स्तब्ध खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने एक बैग में माधव जी के कुछ कपड़े रखे और भारी कदमों से उनके कमरे में पहुंचा। बाबूजी, तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूं। माधव बाबू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कहा तुम? हाँ बाबूजी, वहां आपके जैसे और भी लोग होंगे, आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, अपनी उदासी से बाहर आएंगे। लेकिन श्याम, मेरे दोनों बेटे आने ही वाले होंगे मुझे लेने। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। श्याम की नजरें झुक गईं। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर कहा, बाबूजी,
बड़े और छोटे साहब ने ही आपको वृद्धाश्रम ले जाने को कहा है। यह सुनते ही माधव जी की आंखों की बची खुची चमक भी बुझ गई। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अगले दिन श्याम उन्हें वृद्धाश्रम लेकर गया। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए माधव जी को अपना घर दूर होता दिख रहा था। वह घर जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बीती थी, और वह लोग भी जो कभी उनके अपने हुआ करते थे, अब केवल नाम के ही रिश्ते रह गए थे। माधव प्रसाद की गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। श्याम ने कार का दरवाजा खोला। आइए बाबूजी। माधव प्रसाद गाड़ी से उतरे और चारों ओर नजर दौड़ाई। चार दीवारी से घिरा यह वृद्धाश्रम, जहां उनकी बाकी की जिंदगी कटने वाली थी, उन्हें किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। वृद्धाश्रम के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही माधव जी को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। कहीं कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई बरामदे में गुमसुम सा टहल रहा था, तो कोई दरवाजे पर आंखें गड़ाए बैठा था, न जाने किसके लौट आने के इंतजार में। क्या मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया। अभी वह इन सब विचारों में खोए ही थे कि धड़ाम, अचानक वे किसी से टकरा गए और उनका सूटकेस जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े बाहर आकर फर्श पर बिखर गए। अरे, देखकर नहीं चल सकती? माधव जी का गुस्सा फूट पड़ा। सामने लगभग 60-62 साल की एक महिला खड़ी थी। हल्के हरे रंग की साड़ी, चेहरे पर एक शांत मुस्कान और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाई, उन्होंने सहजता के साथ कहा। माधव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिखरे हुए कपड़ों को बेतरतीबी से सूटकेस में ठूंसा और बिना नजर मिलाए आगे बढ़ गए। उधर श्याम मैनेजर के साथ बैठकर सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगा। कुछ ही देर में माधव प्रसाद आधिकारिक तौर पर इस नई अजनबी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। पहली रात काटना एक सदी जैसा लगा। नींद जब भी पलकों के पास आती, यादों का एक झोंका उसे उड़ा ले जाता। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, एक बंद कमरे में, खामोशी और अपनी ही परछाई के साथ। आज भी दोपहर के खाने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। बिस्तर पर बैठे शून्य में देख ही रहे थे कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। माधव ने नजर उठाई तो सामने वही महिला खड़ी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे नजरें फेर लीं, लेकिन वो महिला मुस्कुराते हुए अंदर आई और खुद ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैं विमला, उस दिन हमारी टक्कर जरा जोरदार हो गई थी, है ना? माधव अब भी पत्थर बने बैठे रहे। विमला ने एक हल्की हंसी के साथ बात आगे बढ़ाई। आपको लग रहा होगा कि मैं बिना बुलाए मेहमान की तरह चली आई, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। मैं यहां केयरटेकर हूं, सुबह से शाम तक यहीं सबकी देखभाल करती हूं। किसी का बीपी जांचना, किसी को दवा देना, बस यही मेरी दुनिया है। उस दिन भी एक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उसी हड़बड़ी में आपसे टकरा गई। माधव जी की चुप्पी अब भी नहीं टूटी। विमला ने उनकी ओर देखकर कहा, वैसे आप बहुत चुप रहते हैं। इस बार माधव जी के सब्र का बांध टूट गया और आप कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, की आवाज में तलखी थी। विमला इस तलखी पर भी मुस्कुरा दी। हाँ, और आपकी तरह हर वक्त गुस्से में रहने की आदत भी नहीं है। चलिए, शुक्र है, कुछ तो बोले आप। माधव की त्योरियां चढ़ गईं, तभी विमला की नजर मेज पर रखी दवाइयों पर पड़ी। अरे, आपने दवा नहीं ली? देखिए, दवा समय पर लेना बहुत जरूरी है, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। माधव ने सूनी बेजान आंखों से उसकी तरफ देखा। अब बचा ही क्या, जिंदगी में पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है। पता नहीं कैसा बना है, पर खाकर बताइएगा। विमला जी ने एक चम्मच दलिया लिया और मुस्कुराई। सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। जाने कितने दिनों बाद किसी ने अपने हाथ से मेरे लिए कुछ बनाया है। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए खाना खाने लगे। विमला जी के चेहरे पर तसल्ली देखकर माधव जी को सुकून मिल रहा था। अगले 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। माधव जी हर रोज थोड़ी देर के लिए विमला जी का हालचाल पूछने आ जाते। कभी उनके लिए फल लाते, कभी घर के काम में मदद कर देते। उस दिन भी माधव जी विमला जी का हालचाल पूछकर लौट रहे थे कि ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। विमला जी अभी अंदर जाकर लेटी ही थीं कि एक कड़कती आवाज उनके कानों में पड़ी। ये सब क्या चल रहा है मां? विमला जी चौंक गई। सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। विमला जी हैरानी से बोली, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाह, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कौन है वो आदमी? क्यों आता है वो रोज यहां? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? विमला जी स्तब्ध रह गईं। बहू भी आग में घी डालते हुए बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। विमला जी का सिर अब चकराने लगा था।
जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिसके बारे में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो वो सिर्फ मेरे मित्र हैं। वो उसी वृद्धाश्रम में रहते हैं जहां मैं बीमार लोगों की सेवा करने जाती हूं। इंसानियत के नाते वे मेरा हाल चाल लेने आते हैं। बेटा झुंझलाकर बोला, अच्छा, आप तो 2 सालों से उस वृद्धाश्रम में जा रही हैं। आज तक तो कोई इस तरह घर तक आया नहीं। ऐसी कौन सी बातें करनी थी आप लोगों को जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होश में तो हो? मैंने आखिर ऐसा कर क्या दिया है जो तुम इतनी बातें सुना रहे हो मुझे? बस कीजिए मां, अब और तमाशा मत बनाइए, बेटे ने कहा। पहले ही आपकी वजह से मोहल्ले में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। आज के बाद वो आदमी यहां नहीं दिखना चाहिए। और आप भी अब वृद्धाश्रम जाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। उम्र हो गई है, पर घूमने फिरने का शौक खत्म नहीं हुआ आपका। कहते हुए बेटा और बहू सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। विमला जी की आंखों में आंसू थे। कुछ पल वैसे ही खड़ी रहीं। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे समझाएं अपने बेटे को कि इंसानियत नाम की चीज भी इस दुनिया में होती है। उनके भीतर एक भयानक उथल पुथल चल रही थी। एक मन कहता, शायद बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता, लेकिन मैंने ऐसा किया ही क्या है? अगर मैं किसी के साथ 2 पल बैठकर बातें कर लेती हूं, वृद्धाश्रम चली जाती हूं, कुछ बेसहारा बुजुर्गों को अपनी सेवा से थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती हूं, तो क्या मैं गलत हूं? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सोचते सोचते मन इतना बेचैन हो गया था कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। न तो उन्होंने आज रात का खाना खाया, न ही दवा ली। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो तेज बुखार था। कमजोरी महसूस हो रही थी। देखा तो बुखार की दवा भी खत्म हो चुकी थी। वे भारी कदमों से चलकर बाहर निकली और बेटे बहू को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर आकर बिस्तर पर निढाल सी होकर लेटी रही। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पोते ने झिझकते हुए अंदर झांका। दादी की हालत देखकर उसका मासूम मन घबरा गया। दादी, उसने धीरे से पुकारा। बेटा, पानी, उन्होंने कहा। पोते ने जल्दी से किचन से पानी लाकर उनके कांपते हाथों में थमाया। बेटा, अपने पापा को बुलाओ तो जरा। ठीक है दादी, मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाता हूं, कहते हुए वो दौड़ कर गया। पापा, दादी बहुत बीमार हैं, आपको बुला रही हैं। लेकिन उसने बेटे की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मां का हाल चाल पूछे बिना ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी, दादी को देखो ना, बच्चे ने फिर से कहा। तुम चुपचाप पढ़ाई करो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, मां ने बेरुखी से कहा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोपहर के समय जब माधव जी आए तो विमला जी की हालत देखकर घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, बदन तप रहा था और आंखें अधखुली थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको विमला जी? माधव जी ने घबराते हुए उनके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था। माधव जी ने इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलकर तुरंत एक ऑटो बुला करके आए और विमला को सहारा देकर अस्पताल की ओर भागे। जिस वक्त वो घर से निकल रहे थे, बहू छत पर खड़ी सब देख रही थी। उसने फौरन पति को फोन किया। आपकी मां फिर उसी आदमी के साथ घर से निकल गई है क्या? मेरे मना करने के बाद भी? आज आने दो उन्हें घर। बेटा गुस्से से कांप उठा। उधर करीब 3-4 घंटे के बाद विमला जी की हालत बेहतर हुई। माधव जी उनके पास बैठे थे। शाम ढल रही थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी विमला जी ने कहा, माधव जी, मुझे एक बार फिर वृद्धाश्रम जाना है। वहां जाकर मन को शांति मिलती है। ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। वृद्धाश्रम जाने का सोचते ही विमला जी उत्साहित हो रही थी। वहां जाने से वे घर के घुटन भरे माहौल से कुछ पल के लिए मुक्त हो पाएंगी। माधव जी ने अस्पताल से छुट्टी करवाई और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। उधर घर पर उनके बेटे का गुस्सा उबाल पर था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। विमला जी अब तक घर नहीं लौटी तो वो समझ गया था कि उसकी मां कहां होंगी। विमला जी और माधव जी वृद्धाश्रम के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे एक कार आकर रुकी। उसमें बैठे उनके बेटे और बहू ने देखा कि वे दोनों ऑटो से उतर रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वृद्धाश्रम के भीतर जा रहे थे। बेटे की मुट्ठियां कस गईं, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। अब तो खुलेआम इस आदमी के साथ घूम रही हैं आपकी मां, बहू बोली। इधर वृद्धाश्रम के दरवाजे से अंदर जाते ही विमला जी के चेहरे पर सुकून छा गया। वहां मौजूद वृद्धजन उन्हें देखकर खिल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने लोगों के बीच लौट आई हों। अब तक जो कमजोरी वो महसूस कर रही थीं,
वो मानो यहीं आते ही कहीं गायब हो गई। अरे विमला जी, कैसी हैं आप? आपके बिना आश्रम सूना सूना लग रहा था। सब ओर से ऐसी ही आवाजें गूंज रही थीं। चारों तरफ अपनापन था। किसी ने कुर्सी खींच कर दी, कोई पानी का गिलास लेकर आ गया। कुछ वृद्ध महिलाएं पास बैठ गईं और हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। विमला जी कितने दिनों बाद आज खुलकर हंसी थीं, लेकिन तभी हॉल की हलचल अचानक थम गई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। दरवाजे पर विमला जी का बेटा और बहू खड़े थे। उनके साथ 6-7 साल का उनका बच्चा भी था। बेटे की आंखों में गुस्सा और बहू के चेहरे पर हिकारत थी। अब यही सब बाकी रह गया था करने को। हमारे मुंह पर कालिख पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बेटे ने कहा। विमला जी तुरंत उठकर उनके पास आई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सब लोगों के सामने? कुछ तो शर्म करो। शर्म तो आपको आनी चाहिए, बहू ने तीखी आवाज में कहा। दोपहर में आप बीमारी का बहाना बनाकर निकली थीं और अब यहां बैठकर हंसी ठिठोली हो रही है। वैसे इतनी देर कहां गई थीं आप इस आदमी के साथ? हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी वृद्धाश्रम के सदस्य स्तब्ध थे। विमला जी को जैसे अपनी बहू के शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। अपनी हद में रहो बहू, मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, दवा भी नहीं थी। माधव जी समय पर आ गए और अस्पताल लेकर गए मुझे। तब जाकर सांस में सांस आई है, वरना न जाने क्या होता। ओह, तो अब ये आपकी देखभाल करने आएंगे? बेटे ने व्यंग्य से कहा। हम यहां मर गए थे क्या? ये सुनकर माधव जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, मर तो नहीं गए थे, पर जब तुम्हारी मां को जरूरत थी तब तुम थे कहां? बेटा उनकी तरफ घूमा, आंखों में गुस्सा लिए। देखिए, आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? माधव जी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। जब मां की तबीयत इतनी खराब हो और बेटा बहू खबर तक न लें, उसे परिवार कहते हो? मैं कहता हूं अपना मुंह बंद रखिए, वरना। बेटा गरजा। वरना? वरना क्या? क्या गलत कह दिया उन्होंने? विमला जी ऊंची आवाज में बोली। तो बहू चिल्लाई, हद हो गई अब तो। मुझे तो यह समझ नहीं आती कि आप दोनों का क्या रिश्ता है एक दूसरे के साथ, जो एक शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुन सकते। विमला जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। फिर धीरे से आंखें खोलीं और अपने बेटे बहू की ओर देखा। तुम्हारे सवाल का जवाब भी तुम्हें दे देती हूं, कहते हुए उन्होंने माधव जी की ओर देखा और बोली, माधव जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की जिंदगी संवारने में लगा दी। अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, सब कुछ। अकेली मां होते हुए भी संघर्ष करते हुए जीवन बिताया, परंतु बेटे को कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन देखिए तो, बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और घृणा। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी गलत सोच के साथ गुजार दी। आज मैं स्वयं के लिए एक फैसला लेने जा रही हूं। उनकी आवाज दृढ़ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और माधव जी की आंखों में देखा। माधव जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? एक पल के लिए जैसे सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। माधव जी अवाक रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटा और बहू के दिल में जैसे खलबली मच गई। ये क्या कह रही हैं मां? बेटे ने गुस्से में चीख कर कहा। इस उम्र में शादी? थोड़ी शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? विमला जी ने पहली बार एक तीखी मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, जितनी चिंता लोगों की कर रहे हो, उतनी चिंता तुम्हें अपनी मां की करनी चाहिए थी। मैं केवल इतना जानती हूं कि मुझे माधव जी का साथ पसंद है और उन्हें मेरा साथ। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि अगर इस रिश्ते को नाम न दिया गया तो लोग इसे तरह तरह की उपाधियां देंगे। जब अपने बेटा बहू ने नहीं छोड़ा तो लोग क्या छोड़ेंगे? माधव जी अब भी कुछ बोल नहीं पाए थे। विमला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, माधव जी, मैंने आपको इतने दिनों में बहुत करीब से देखा है, आपकी अच्छाई को महसूस किया है। आप मेरे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? माधव जी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। बहुत खूब, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप दोनों ने। मुझे फख्र है कि आप लोग अपने लिए खड़े हुए। वहां खड़े वृद्धाश्रम के मैनेजर ने कहा। बेटा और बहू के चेहरे से जैसे हवाइयां उड़ गईं। मां, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत उछालने में। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन तभी वृद्धाश्रम में रहने वाली सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थीं, धीरे धीरे अपने लाठी टेकती हुई आगे आईं। बेटा, किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जो मां के जीते जी उसे छोड़ दे, वो इज्जतदार कहलाएगा? बेटा सकप का गया। उसने अम्मा की ओर देखा। अम्मा फिर बोली, जब तुम्हारी मां को प्यार और सम्मान चाहिए था,
तब तुमने उन्हें दिया क्या? ताने, अकेलापन, उपेक्षा। और अब जब उन्होंने अपने लिए जीने का फैसला किया तो तुम्हें समाज याद आ गया। एक बात याद रखना बेटा, खुश रहने का अधिकार उम्र का मोहताज नहीं होता। अब तक वृद्धाश्रम के दूसरे बुजुर्ग भी अम्मा के पीछे आकर खड़े हो गए थे। हर किसी की आंखों में विमला जी के लिए सहमति थी। उनमें से एक ने कहा, बेटा, क्या मां का जीवन सिर्फ पैदा करने और कुर्बानियां देने के लिए होता है? क्या उसे अपने बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं? बेटा बौखला गया और अपनी पत्नी की ओर देखने लगा, जो खुद शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी थी। अम्मा का गला भर आया। बेटा, मां बाप जिम्मेदारियां होते हैं, बोझ नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं और बदले में बुढ़ापे में अकेले छोड़ दिए जाते हैं। पर सुनो, अब वो वक्त नहीं रहा। आज हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक है। अम्मा विमला जी की ओर मुड़ी और ममता से उनका हाथ पकड़ लिया। बेटी, तूने आज जो हिम्मत दिखाई है वो हर कोई नहीं दिखा पाता। तू खुद को अकेला मत समझना। हम सब तेरे परिवार की तरह तेरे साथ खड़े हैं। अम्मा की बात सुनकर वृद्धाश्रम के हर सदस्य के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई और पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंजने लगा। इन सब के बीच विमला जी का छोटा पोता, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, मासूमियत से बोल पड़ा, सच में दादी की शादी होने वाली है? वाह, मैं भी अपनी दादी की शादी में जरूर आऊंगा। तभी उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भड़कती हुई बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते पोता बार बार मुड़कर अपनी दादी को देखता रहा। बेटा भी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। माधव जी और विमला जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब न कोई पछतावा था, न ही कोई डर। अगले ही दिन माधव जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी के विषय में फैसला कर लिया। अपने दोनों बेटों बहुओं से उन्हें उम्मीद नहीं थी और उन्हें अब उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वह पैसा जो उन्होंने जीवन भर जोड़ा था, अब किसी नेक मकसद के लिए था। माधव जी ने अपना मकान अपने बरसों पुराने वफादार नौकर श्याम के नाम कर दिया, जिसने हमेशा उनका साथ दिया था। विवाह करके माधव जी और विमला जी ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया और पूरी तरह वृद्धाश्रम के लोगों की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट गए। वे साथ रहे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने और अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों के लिए जीते रहे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, माधव जी और विमला जी ने अंत में जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें जरूर लिख भेजें। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।